हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुसर ओरिजिन में। दोस्तों, आज फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, उसके डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि टिंडल प्रभाव सिर्फ कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। जो टिंडल प्रभाव की घटनाएं होती है वो केवल और केवल कोलाइडी विलयन में होती है। तो दो तरह का विलयन की अगर बात कर लो, एक है वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइडी विलयन। तो वास्तविक विलयन में कभी भी टिंडल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, यानी वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता। जो भी टिंडल प्रभाव होंगे सारे के सारे कोलाइडी विलयन में होंगे। तो ये कोलाइडी विलयन की अगर बात कर लो कि जब किसी वास्तविक विलयन से, अगर आपके पास कोई वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन की अगर बात कर लो तो उसमें नमक, पानी, चीनी का घोल है ना, चीनी पानी का घोल, ग्लूकोज और पानी का घोल, यूरिया और पानी का घोल, ये सारे जो विलयन होंगे इस विलयन को बोलोगे वास्तविक विलयन। तो इस प्रकार के विलयन से जब आप किसी प्रकाश के मार्ग को प्रवाहित करवाते हो, है ना, इस प्रकार का जो विलयन होगा उससे जब प्रकाश के मार्ग को प्रवाहित करवाते हो तो वहां पे आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन जब किसी कोलाइडी विलयन को आप लेते हो और उसमें आप प्रकाश के मार्ग को प्रवाहित करवाते हो तो आपको प्रकाश जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यानी उसमें आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब इसी प्रभाव को अपन क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव के नाम से जानेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां से देख लो कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में आपने कोलाइडी विलयन भर रखा है पूरा। इसमें कोई कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन एज ए गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, दूध, रक्त, ये सारे कोलाइडी विलयन है। अब इस कोलाइडी विलयन, ये आपका जो कंटेनर है, कंटेनर पारदर्शी होना चाहिए, मतलब कोई कांच का होना चाहिए या शीशे का होना चाहिए कंटेनर, ठीक है ना, कोई स्टील वाले बर्तन नहीं होनी चाहिए। ये कंटेनर कैसा होना चाहिए? किसी कांच या शीशे का बर्तन आपके पास होना चाहिए। अब इसमें कोलाइडी विलयन भरा है, तो जब इस कोलाइडी विलयन के ऊपर से हम किसी प्रकाश को प्रवाहित करवाए हैं। अब यहां से प्रकाश को प्रवाहित कराने का मतलब है कि यहां पे कोई टॉर्च जला दो, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च या बल्ब लगा दो। तो जब यहां से हम किसी लाइट या किसी टॉर्च को जलाएंगे तो ये जब प्रकाश का मार्ग इस तरह से आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित करवाएंगे तो प्रकाश प्रवाहित कराने पर हमको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये आपके प्रकाश के मार्ग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रकाश का मार्ग दिख रहा है, ये जो घटना होती है ये टिंडल प्रभाव के कारण ही होती है। लेकिन जब किसी वास्तविक विलयन से आप किसी लाइट को प्रवाहित कराओगे, प्रकाश को प्रवाहित करवाओगे, तो आपको कोई भी प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा, तो वो टिंडल प्रभाव नहीं होता। टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन में होता है, वास्तविक विलयन में कोई टिंडल प्रभाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात कर लो, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में रात में या फिर सुबह में आपके ओस गिरते हैं ना, कोहरा कोहरा छाता है, जिसको कुहासा आप बोलते हो, कुहासा। तो उस कुहासे में आप जाओ और टॉर्च को ऐसे करके जलाओ, लाइट। जब ऐसे टॉर्च को जलाओगे तो आपको इस टॉर्च से निकलने वाली सभी लाइटें, सभी किरणें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो वो जो घटनाएं होती है वो टिंडल प्रभाव के कारण होती है। लेकिन दिन में अगर बात कर लो तो दिन में तो पूरी रोशनी होती है चारों तरफ, उसमें अगर टॉर्च को जलाओगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि दिन में भी कोलाइडी विलयन होते हैं आपके इन्वायरमेंट में बाहर में, क्योंकि धुलकन उड़ते रहते हैं बाहर में। तो धुलकन भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, कुहासा भी कोलाइडी विलयन है, कोहरा भी कोलाइडी विलयन है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? टिंडल प्रभाव केवल और केवल कोलाइडी विलयन। फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में खिड़कियां होगी, वेंटिलेटर वगैरह होंगे, सारे कुछ होंगे। अगर उस खिड़कियों से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो खिड़कियों से जब सूरज की किरणें आएगी तो आपको वो किरणें स्पष्ट रूप से आता हुआ दिखाई देगा। तो वो घटना होती है टिंडल प्रभाव के कारण। इसी को आप क्या बोलोगे? टिंडल प्रभाव। अब इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब किसी वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन कहने का मतलब है चीनी पानी का घोल, चीनी पानी नमक का घोल या नमक पानी का घोल। जब किसी वास्तविक विलयन से किसी प्रकाश की किरण को प्रवाहित कराई जाती है, अगर चीनी पानी के घोल से हम टॉर्च को जलाएंगे, प्रकाश की किरण को प्रवाहित करवाएंगे, तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, उसमें प्रकाश का कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन परंतु जब किसी कोलाइडी विलयन से
कोलाइडी विलयन कहने का मतलब है गोंद, स्टार्च, जिलेटिन वगैरह वगैरह। जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को प्रवाहित कराने पर, जब किसी कोलाइडी विलयन से आप प्रकाश को प्रवाहित करवाते हो तो प्रकाश की किरणें कोलाइडी कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, जो प्रकाश की किरणें हैं वो कोलाइडी कणों से क्या हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाती है। तो उस प्रकीर्णन के द्वारा आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और इसी घटना को आप क्या बोलोगे, टिंडल प्रभाव के नाम से जानोगे। तो सबसे जरूरी बात, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं कि टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई नहीं देता। तो टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता, तो टिंडल प्रभाव होता किसमें किसमें है, तो आप एग्जाम्पल में लिख देते हैं कि टिंडल प्रभाव किसमें होते हैं। टिंडल प्रभाव सॉल में होते हैं। सॉल एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, या फिर सोने के कोलाइडी घोल, सोने के कोलाइडी घोल। आपके सोने के अगर कोलाइडी घोल होंगे तो उसमें आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेंगे, गोंद में टिंडल प्रभाव देखने को मिलेंगे, स्टार्च में टिंडल प्रभाव देखने को मिलेंगे, आपके जिलेटिन में भी टिंडल प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये सारे घटनाएं टिंडल प्रभाव होती है। जब हम कोलाइडी विलयन से प्रकाश के मार्ग को प्रवाहित करवाएंगे तो आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा और यह घटना क्या कहलाएगी, टिंडल प्रभाव कहलाएगी। क्लियर है बातें? तो टिंडल प्रभाव आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे, टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई नहीं देते। तो वास्तविक विलयन सभी प्रकार का, चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, यूरिया पानी का घोल, ग्लूकोज पानी का घोल, इन सारे में टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्लियर है? आप एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, एक और एग्जाम्पल, पायस में भी आपको देखने को मिलेगा, इमल्सन में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये सारे टिंडल प्रभाव आपको इन सारे कोलाइडी विलयनों में देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन से, पायस किसे कहते हैं? पायस, पायस वो पदार्थ है जिसमें द्रव द्रव का विलयन हो। पायस भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, लेकिन इस पायस के कोलाइडी विलयन में दो चीजें मिली हुई होगी और दोनों किस अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में। अब वास्तविक विलयन की बात करो तो वास्तविक विलयन में विलेय और विलायक होता है। ठीक उसी प्रकार से कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपित प्रवस्था एज ए विलेय, परिक्षेपण माध्यम एज ए विलायक। जैसे विलयन में होता है विलेय और विलायक, से उसी प्रकार से परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो पायस उसको कहेंगे कि अगर आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है तो उस कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रवस्था भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो। परिक्षेपित प्रवस्था भी द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो वैसे विलयन कौन सा विलयन कहलाएंगे? पायस। क्लियर है? जब किसी कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो तो वो क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लो। दो तरह का पायस होता है, एक होता है जल में तेल का पायस और दूसरा होता है तेल में जल का पायस। पहला क्या होता है, इसके दो एग्जाम्पल होंगे। पहले क्या होंगे आपको, जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस पहला प्रकार का। पहला कौन होगा इसमें, ये नंबर फर्स्ट, जल में तेल का पायस। और दूसरा क्या होगा, तेल में जल का पायस, तेल में जल का पायस। अब इसका मतलब हम समझाएंगे अच्छे से। ये देखो, जल में तेल का पायस, जब जल में तेल का पायस होगा तो जल की मात्रा अधिक होगी, तेल की मात्रा कम होगी। जल में जब तेल का पायस होगा तो जल की मात्रा अधिक और तेल की मात्रा कम। जब तेल में जल का पायस होगा तो तेल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम। वैसे को हम बोलेंगे तेल में जल का पायस। अब इसका उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जल में तेल का और तेल का जल में कैसे होगा। देखो, जल में तेल का पायस मतलब जल में तेल की मात्रा कम, यानी जल की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा ज्यादा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है दूध। क्या है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल? दूध, यानी मिल्क। दूध, दूध की अगर बात करो, दूध में लिक्विड की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है और उसमें क्रीम की मात्रा कम होती है। तो दूध आपका कैसा है? दूध आपका है जल में तेल का पायस। तेल में जल का पायस की बात कर लो, मक्खन, मक्खन, मक्खन है। फिर आपके कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम की बात कर लो, है ना। वैसलिन हो गया कोल्ड क्रीम, आपके बहुत सारे कंपनी के कोल्ड क्रीम आते हैं। वो सारे कोल्ड क्रीम क्या है, उसमें
क्रीम की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। कोल्ड क्रीम की बात करो तो कोल्ड क्रीम ऐसे चिपचिपा होता है ना, लिक्विड टाइप का चिपचिपा, तो चिपचिपे जो होते हैं उसमें जल की मात्रा कम होगी, लेकिन उसमें जो फैट होंगे, बसा होंगे, क्रीम होंगे, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो ये क्रीम की मात्रा ज्यादा यानी बसा की मात्रा ज्यादा, तो जल तेल में जल का पायस होगा। जल में तेल का पायस कब होगा? जब पानी की मात्रा ज्यादा और तेल की मात्रा यानी बसा की मात्रा कम, जैसे दूध, मक्खन, कोल्ड क्रीम। क्लियर है? ये बातें आप याद रखना। ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पायस का उदाहरण है, तो उसमें एक लगा आपका ऑप्शन दूध, आप उसमें दूध को टिक करना। क्लियर है बातें? अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है द्रव रागी और द्रव विरागी। द्रव रागी और द्रव विरागी का मतलब क्या होता है? द्रव रागी, द्रव मतलब समझ रहे हो पानी, रागी मतलब होता है स्नेही, मतलब लव। द्रव मतलब क्या हो गया? द्रव मतलब हो गया पानी, और रागी मतलब हो गया लव, जो पानी से प्यार करे, जो पानी से प्यार करे उसको बोल देंगे द्रव रागी। और द्रव विरागी, द्रव मतलब पानी और विरागी मतलब नफरत, जो पानी से नफरत करे। जो पानी से नफरत करेगा उसको द्रव विरागी, और जो पानी से प्यार करेगा उसको द्रव रागी। तो द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइडी क्या होता है? ठीक है, अब देखो, द्रव रागी वैसे कोलाइडी विलयन होंगे, द्रव रागी वैसे कोलाइडी विलयन होंगे जिनमें परिक्षेपित प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण होता है। द्रव रागी वैसा कोलाइडी विलयन होगा कि जब परिक्षेपित प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिला दो तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? दोनों आपस में मिल जाएगा। तो वैसे चीजें क्या कहलाएगी? द्रव रागी। क्लियर है बातें? द्रव रागी वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था एज ए विलय, परिक्षेपण माध्यम एज ए पानी। तो पानी में जब किसी विलय को डालोगे यानी परिक्षेपित प्रवस्था को डालोगे तो दोनों आपस में क्या करेगा? आकर्षण होगा। दोनों परिक्षेपण माध्यम के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है, और उसी आकर्षण के कारण जो पदार्थ आपका बनेगा, जो कोलाइडी बनेगा, उस कोलाइडी को आप क्या बोलोगे? द्रव रागी कोलाइडी बोलोगे। द्रव रागी कोलाइडी वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण हो, अधिक आकर्षण हो, तो वैसे क्या होंगे? वैसे द्रव रागी कोलाइडी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, द्रव रागी कोलाइडी गोंद हो गया, रबर हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, ईटीसी। आप याद रखना एग्जांपल के तौर पे द्रव रागी कोलाइडी कौन कौन होता है? गोंद, रबर, जिलेटिन और स्टार्च, ईटीसी वगैरह। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखो द्रव रागी के बारे में। द्रव रागी कोलाइडी वैसे कोलाइडी विलयन होंगे जिसको आप उत्क्रमणीय सॉल भी बोलोगे। क्या बोलोगे? उत्क्रमणीय सॉल। अब ये उत्क्रमणीय सॉल क्या होता है? उत्क्रमणीय सॉल होता है जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो रिवर्सेबल। जो प्रक्रियाएं एक बार हो गई, समाप्त हो गई, फिर वही प्रक्रियाएं दोबारा शुरू कर सकते हो, तो वैसे प्रक्रिया को बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया जब कोई एक बार क्रिया समाप्त हो जाती है तो वह क्रिया पुनः स्टार्ट हो सकती है, पुनः स्टार्ट हो सकती है, वैसे को आप क्या बोलोगे? उत्क्रमणीय। तो जो द्रव रागी होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं? उत्क्रमणीय सॉल्व होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, आप इसको याद रखना ऑलवेज। अगला सवाल, अगला है इसमें द्रव रागी। सेम द्रव रागी में क्या होगा? परिक्षेपित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के प्रति आकर्षण होगा। इसके उल्टे होंगे द्रव विरागी में वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपित प्रवस्था के लिए परिक्षेपण माध्यम के प्रति बहुत कम आकर्षण हो। यानी परिक्षेपित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम को जब आपस में मिलाना चाहो तो आपस में नहीं मिलेगा, दोनों दूर भागेगा। आकर्षण होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा कम आकर्षण होगा, तो वैसे कोलाइडी विलयन क्या कहलाएंगे? द्रव विरागी कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। दूसरी बात, द्रव विरागी कोलाइडी को आप क्या बोल सकते हो? अनुत्क्रमणीय सॉल्व। ये कैसा सॉल्व होता है? अनुत्क्रमणीय सॉल्व होता है। द्रव विरागी अनुत्क्रमणीय सॉल्व और द्रव रागी उत्क्रमणीय सॉल्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बातें? चलो अगला क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्टिकरण। पेप्टिकरण क्या होता है? पेप्टिकरण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, किसी अवक्षेप मतलब जो अभिक्रिया कराने के बाद जो आपका अवक्षेप प्राप्त होता है, वो किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की अल्प मात्रा में, अगर उसमें कुछ विद्युत अपघटय की मात्रा को डाल दो, जैसे HCl, AgCl, ये है विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय की अल्प मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर जब उसमें
किसी विद्युत अपघटे की थोड़ी सी मात्रा डालो और उसमें परिक्षेपण माध्यम डाल दो और दोनों को साथ में मिला के क्या करो, हिला दो। मिला के हिलाने पर क्या बनता है, सॉल में परिवर्तित किया जाता है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टिकरण। ध्यान देना, पेप्टिकरण होता है AgCl को HCl में मिलाकर हिलाया जाता है, मिलाकर हिलाया जाता है। तो उससे क्या बनता है, उससे जो सॉल्व बनता है उसको आप क्या बोलोगे, पेप्टिकरण बोलोगे। तो पेप्टिकरण होगा कि ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटे की अल्प मात्रा, वैद्युत अपघटे की थोड़ी सी मात्रा, वैद्युत अपघटे की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर हिलाया जाता है तो हिलाकर सॉल में परिवर्तित किया जाता है। जब किसी वैद्युत अपघटे की अल्प मात्रा को परिक्षेपण माध्यम के साथ उसमें मिलाकर जब हिलाओगे तो सॉल में चेंज हो जाएगा और वही क्या कहलाएगा, आपका पेप्टिकरण कहलाएगा। क्लियर है बातें। और पेप्टिकरण का एग्जांपल क्या है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को हाइड्रोक्लोराइड के में मिलाकर हिलाने पर आपके क्या कहलाएंगे, जो सॉल्व बनेंगे उसको आप क्या बोलोगे, पेप्टिकरण प्रक्रिया। क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, फिर एक दो क्वेश्चंस और है इंपॉर्टेंट, उस पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको अंतर बताना है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये अधिशोषण होता क्या है, दो प्रकार की चीजें होती है सरफेस केमिस्ट्री में, पृष्ठ रसायन में। एक होता है अधिशोषण, दूसरा होता है अवशोषण। तो अधिशोषण वह प्रक्रिया होती है जो किसी पदार्थ की सतह पर घटित होती है, यानी उसकी ऊपरी सतह पर, उसको अधिशोषण बोलेंगे। और दूसरा होता है अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया होती है जो परिघटनाएं उसके स्थूल में होती है, मतलब उस पदार्थ के भीतर सतह पर, यानी उसके वल्क में अंदर वाली सतह पर, तो उसको बोल देंगे अवशोषण। अब जैसे बात कर लो, ये मेरे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम पानी में डालें तो जैसे पानी में डालेंगे, फिर पानी में डालने के बाद इसको निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, मार्कर भिंगा हुआ दिखेगा ना। यानी उस पानी का हिस्सा, यानी पानी का अंश मार्कर की ऊपरी सतह पर रहेगा, इसके अंदर आंतरिक सतह में प्रवेश नहीं करेगा, बस इसके ऊपर वाले सतह पर रहेंगे, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। यह प्रक्रिया कहलाएगी अधिशोषण। अवशोषण कब होता, जब पानी मार्कर के सतह पर होता ही और साथ में इस मार्कर के आंतरिक सतह में भी प्रवेश कर जाता, तब वह प्रक्रिया होती अवशोषण। तो अधिशोषण अवशोषण में, अवशोषण अधिशोषण वह प्रक्रिया होती है जो किसी पदार्थ के सिर्फ उसकी पृष्ठीय सतह पर घटित होती है, यानी उसकी बाहरी सतह पर घटित होती है, वह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। और ये अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है किसी भी पदार्थ में, भौतिक अधिशोषण वंडर वाल्स बल के कारण होता है। जब किसी पदार्थ में भौतिक अधिशोषण हो रहा है तो वो भौतिक अधिशोषण किसके कारण होगा, वंडर वाल्स बल के कारण। तो पहला डिफरेंस है कि भौतिक अधिशोषण यह दुर्बल वंडर वाल्स बल के कारण होता है। पहला डिफरेंस क्या है, यह दुर्बल वंडर वाल्स बल के कारण होता है भौतिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण की बात करो तो रासायनिक अधिशोषण रासायनिक आबंध निर्माण के कारण होगा। अगर किसी प्रक्रिया में रासायनिक अधिशोषण हो रहा है तो वो रासायनिक अधिशोषण, जब उसमें रासायनिक बॉन्ड बन जाएंगे ना, केमिकल बॉन्ड बनेंगे, तो उसी के कारण जो अधिशोषण होगा उसको बोलोगे रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण आबंध निर्माण के कारण होता है। दूसरा डिफरेंस में आ जाओ, भौतिक अधिशोषण में जो ऊष्मा का मान होता है, भौतिक अधिशोषण करवाने के लिए ऊष्मा का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आपको कितना देना होगा, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इससे ज्यादा तापमान नहीं चाहिए, उससे कम तापमान नहीं चाहिए। 20 से 40 किलो जूल पर मोल आपको टेम्परेचर देना होगा भौतिक अधिशोषण कराने के लिए। और ये तापमान का मान इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार इससे आए हैं, तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, एकदम पॉइंट बना के। भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान कितना, 20 से 40 किलो जूल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दो नंबर जो है आपका 20 से 40 किलो जूल भौतिक अधिशोषण के लिए होता है। रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान कितना होगा, 80 से 240 किलो जूल। रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान 80 किलो जूल पर मोल से 240 किलो जूल पर मोल।
भौतिक अधिशोषण में 20 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल भौतिक अधिशोषण। तीसरे डिफरेंस की बात करो, तीसरा डिफरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इज द आल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। भौतिक अधिशोषण जो प्रक्रिया होती है उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण कैसा होगा? उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल, यानी एक बार अगर भौतिक अधिशोषण हो गया तो दोबारा फिर से प्रारंभ हो सकता है। भौतिक अधिशोषण वह प्रक्रिया है जो एक बार अगर समाप्त हो गया तो दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलोगे उत्क्रमणीय। लेकिन रासायनिक में ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे तो होते हैं जो एक बार रिएक्शन संपन्न होने के बाद दोबारा आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो होता है रासायनिक अधिशोषण, यानी अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसको याद रखना, इज द नोट करो पॉइंट, इज द नोटेड पॉइंट। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है और रासायनिक अधिशोषण कैसे होती है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। क्लियर है बातें? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय, भौतिक अधिशोषण में हीट का मान 20 से 40 किलो जूल पर मोल, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय और रासायनिक अधिशोषण में हीट का मान 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपके चार डिफरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से दो नंबर 4 नंबर डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आए हैं ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है बातें? अगले सवाल पे आते हैं, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक के बारे में आप लोग जानते हो कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है। उत्प्रेरक क्या होगा? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग कभी नहीं लेता। उत्प्रेरक का काम है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को चेंज करना। अभिकारक से जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनने का जो दर होगा, टाइम है ना, रेट उसका, उसको परिवर्तित कर देना। परिवर्तित करने में दो कंडीशन, या तो परिवर्तित करके बढ़ा देना या तो उसको फिर घटा देना। दो काम कर सकता है उत्प्रेरक। अगर घटाना है, अभिक्रिया के दर को घटाना है तो उसके लिए कुछ और उत्प्रेरक, बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ और उत्प्रेरक। तो दोनों के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होता है, घटाने के लिए अलग, बढ़ाने के लिए अलग, लेकिन काम करता है दोनों को, बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, परंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। क्लियर है बातें? अब दो तरह का उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है विसमांगी, दूसरा होता है समांगी। विसमांगी उत्प्रेरक और दूसरा समांगी उत्प्रेरक। ध्यान दो, फिर से उत्प्रेरक की बात कर लो तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, अर्थात दर को बढ़ाता है या घटाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है। क्लियर है बातें? अब उत्प्रेरक दो प्रकार के होंगे, एक होंगे समांगी और दूसरा विसमांगी। तो आपको इसी दोनों का उदाहरण देना है कि समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। देखो, अब कोई रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लो, रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लो, मान लो X है प्लस Y है, दोनों मिला और क्या बन गया? XY बन गया मान लो, और यहाँ पे हम कैटलिस्ट के रूप में दे दिए Z, ऐसा कुछ। X प्लस Y दोनों मिला, ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है और ये उत्प्रेरक है। X और Y मिलके XY बना लिया। ठीक है, तो अगर मान लो कि X भी तुम्हारा गैसीय अवस्था में, Y भी गैसीय अवस्था में और XY जो बना ये भी गैसीय अवस्था में, और आपने Z जो उत्प्रेरक डाले हो ये भी गैसीय अवस्था में, तो वैसे उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरण। क्लियर है बातें? फिर से, जब अभिकारक, इस साइड वाले को क्या बोलोगे? अभिकारक। क्लियर है? अभिकारक। और इस साइड वाले को क्या बोलोगे? उत्पाद। और इसको आप क्या बोलोगे? उत्प्रेरक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक तीनों एक ही प्रवस्था में हो, यानी तीनों एक ही अवस्था में हो, तो वह कौन सा उत्प्रेरण कहलाएगा? समांगी। XY दोनों गैस अवस्था में, XY जो बना है ये भी गैस में बना है और जो आपने उत्प्रेरक डाला था वो भी गैस अवस्था में है, तो तीनों समान अवस्था में है, तो वैसे को आप क्या बोलोगे? समांगी उत्प्रेरण के नाम से जानोगे, समांगी उत्प्रेरण। अब इसका आप अभिक्रिया देख लो एज एग्जांपल। चलो इसको फट से मिटा देते हैं।
और इसके हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि कैसे होंगे। अब यहां से ले लो SO2 गैस ले लो, ये गैसीय अवस्था में है, क्लियर। प्लस यहां से ले लो ऑक्सीजन, ठीक है, O2। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किस अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और ये भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। अब इसमें जो आप कैटलिस्ट लोगे वो कैटलिस्ट होना चाहिए NO, ये भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। आपने जो कैटलिस्ट लिया है यानी उत्प्रेरक लिया है, ये भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तब इसको बोलोगे समांगी उत्प्रेरक। ध्यान दो, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में, तीनों गैसीय अवस्था में है, तीनों जब एक ही प्रवस्था में हो तो वैसे उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। क्लियर है बातें। अगले पे आ जाओ, विषमांगी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। विषमांगी जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में हो। अभिकारक की अगर बात कर लो, मान लो यहां से हमने ले लिया N2 जो कि गैसीय अवस्था में है, प्लस H2 जो कि गैसीय अवस्था में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों किस अवस्था में, गैस अवस्था में। अब दोनों का अभिक्रिया करके हमने बना दिया अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, एक प्रकार का गैस ही है ना, तो अमोनिया बना दिया। तो इसमें जो उत्प्रेरक आप लोगे, अमोनिया तो अपने से तो बन नहीं जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया अमोनिया बन गया क्या, इतनी आसानी से अमोनिया नहीं बनेगा, उसमें आपको कैटलिस्ट डालना होगा, उत्प्रेरक डालना होगा। तो हम इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या डालते हैं, आयरन डालते हैं या मॉलिब्डेनम डालते हैं, और ये दोनों किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में होंगे। अब समीकरण को बैलेंस आप कर लो, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 6, 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गया 6। तो ये अभिकारक है और ये उत्प्रेरक है। अभिकारक है गैसीय अवस्था में, उत्प्रेरक है ठोस अवस्था में। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग प्रवस्था में हो तो वह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। कैसा कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। क्लियर है बातें। विषमांगी उत्प्रेरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रवस्था में हो जाए तब उसको बोलोगे विषमांगी, और समांगी उसको बोलोगे जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो जाए तब उसको आप बोलोगे समांगी उत्प्रेरक। क्लियर है बातें। विषमांगी का उदाहरण और ये आपके समांगी का उदाहरण, समांगी का विषमांगी का। और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बना है, ये किस विधि से मिलकर बना है, तो आप इस विधि को क्या नाम दोगे, इस विधि को बोलोगे हैबर विधि। क्या बोलोगे, हैबर विधि। इस विधि से बना है अमोनिया, ये हैबर विधि से मिलकर बना है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे पृष्ठ रसायन के। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको अगले वीडियो में जल्दी मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।